नमस्कार एवरीवन। आज की क्लास अपना लेक्चर नंबर 3 है फॉर क्लास 12 एफएम। आज की क्लास में हम क्या करने वाले एक बार डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट क्लास के अंदर अपना यहाँ तक हो गया था कि वो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अगेन बहुत टेक्निकल डेफिनेशन था करके सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दिया था, बट हमने वन बाय वन हर वर्ड को डिस्कस किया था और आई होप इसके अंदर आपको क्लैरिटी रहेगा, राइट। और उसके अलावा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे करके जो हमने डिस्कस किए थे विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग। नाउ आज की क्लास में अपने को क्या करना है, इसका इस प्रोडक्ट से अपने को स्टार्ट करना है। ये वाला हु आर द पार्टिसिपेंट, जो सिक्योरिटी मार्केट होता है वहां पे कौन कौन पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, राइट। पार्टिसिपेंट मतलब जो भी अपना पूरा सिक्योरिटी मार्केट रहता है इसके अंदर कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रांजेक्शन के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व रहते हैं, क्या क्या एंटिटीज इन्वॉल्व रहती है। तो मेनली अपने देखो तीन एंटिटीज इसके अंदर इन्वॉल्व रहती है। पहला तो इन्वेस्टर्स जो कि पैसे इन्वेस्ट करते हैं, राइट। दूसरा आता है इशूअर जो कि सिक्योरिटीज इशू करते हैं जिनको पैसों की नीड होती है। ये जनरली कौन होएगा, कंपनीज होएगा या फिर गवर्नमेंट होएगा, ये इसके अंदर रहेगा। इन्वेस्टर में हम लोग हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपके पेंशन फंड्स हो गए। ये सब क्या है कि ये बड़ी बड़ी कंपनी जिनके पास क्या एक्स्ट्रा पैसा है वो सब इन्वेस्टर हो जाएंगे, ठीक है। इश्यूअर जिनको पैसों की नीड है। देन इंटरमीडिएटरीज, इंटरमीडिएटरीज के अंदर कौन कौन आ जाएगा यहाँ पे लिख लो, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने पूरा लिखा नहीं है करके। इंटरमीडिएट एक तो तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज खुद आ जाएगा, फिर तुम्हारा यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर्स आ जाएंगे, स्टॉक ब्रोकर्स आ जाएंगे, और भी इसके अंदर बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज वगैरह, ये सब क्या इंटरमीडिएटरीज की तरह काम करती है, राइट। इनका काम क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको फैसिलिटेट कराना, जिसको पैसा चाहिए उस तक पैसा पहुंचाना, जिसको सिक्योरिटीज चाहिए उनको सिक्योरिटीज पहुंचाना, ये इनका काम होता है। तो मेनली अपने तीन पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, इन्वेस्टर्स, इश्यूअर एंड इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरी में ये दो एग्जाम्पल आप लिख लेना। नाउ these participants are regulated by the Securities and Exchange Board of India, सेबी। देखो अभी ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इन सबको कोई रेगुलेट करने वाला चाहिए ना करके। ये अपने मन मर्जी से तो काम कर नहीं सकते, इसके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। बिकॉज देखो तुमने इनको मन मर्जी से काम करने के लिए दिया तो कुछ भी ये फ्रॉड वगैरह करते रहेंगे, कोई इनको बोलने वाला नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, रेगुलेटर बनाया, ठीक है, जो इसका काम किया रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया। मेन रेगुलेटर कौन रहेगा, सिक्योरिटी मार्केट की बात होती है तो मेन रेगुलेटर रहता है अपना सेबी। सेबी का फुल फॉर्म तुमको पता होना चाहिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अलावा भी कुछ रेगुलेटर्स है जो कि इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, जैसे कि आरबीआई हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हुआ जिसको हम एमसीए करके बोलते हैं, देन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर डीईए, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये लोग भी कहीं ना कहीं अपने इस पूरे मार्केट के अंदर पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते रहते हैं करके, ठीक है। चलो आगे चले। नाउ मार्केट पार्टिसिपेंट, अगेन वही तीन चीज को यहाँ पे चार्ट के थ्रू बताया। एंड देखो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इन डिटेल डिस्क्राइब किया। एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं करके, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल एक बार सब कुछ समझते हैं करके। ना इन्वेस्टर्स के अंदर देखो कौन कौन रहेगा। एक तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन, हम लोग करके, राइट। आपको चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हो, इंडिविजुअल इन्वेस्टर मतलब क्या, हम लोग, हम लोग, ठीक है। इनको हम रिटेल इन्वेस्टर्स भी बोल सकते हैं, इनको रिटेल इन्वेस्टर्स भी हम बोल सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बिकॉज ये छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं, राइट, अपने जैसे। फिर आते हैं कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स। कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स क्या होते हैं करके, जैसे तुम देखोगे कि एल आई सी कंपनी है, राइट, ये बहुत सारी अदर कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करती है। आई बिलीव एल आई सी इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट शेयर होल्डर इन केस ऑफ आईटीसी। तो एल आई सी क्या हो गया, वो कंपनी जिसके पास क्या काफी सारा पैसे है, राइट, और वो बाकी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करती है। तो एल आई सी जैसी कंपनी है या फिर और भी अदर कंपनीज है, वो यदि दूसरी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करती है तो हम इनको क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर। क्लियर है ना। फिर आता है फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स करके, राइट। तुमने यदि ये नाम सुना होगा कि सिकोविया कैपिटल फंड, वाई कॉम्बिनेटर, या फिर अपना ये कुछ मॉर्गन स्टैनली जैसे ये कुछ बड़े बड़े फंड्स है करके, राइट, जो कि अदर प्राइवेट कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं करके, राइट। जैसे इंडिया के अंदर शार्क टैंक ऐसा चलता है ना, वैसे फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी बहुत सारे ऐसे फंड बने हुए, सॉफ्ट बैंक वगैरह ये सब, जो कि इंडियन कंपनीज में या फिर अदर स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करती है। तो इनको हम बोलेंगे फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। डन। फिर आता है एफआईएफ, और एफआईआई का फुल फॉर्म था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। क्या, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आजकल इसके लिए हम एक और भी वर्ड यूज करते हैं, एफपीआई करके। हालांकि बुक के अंदर तो आपको ज्यादातर एफआईआई वर्ड ही मिलेगा, बट इसके लिए एफपीआई वर्ड आजकल हम यूज करने लगे मार्केट के अंदर प्रैक्टिकली। एफपीआई इज बेसिकली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये वाला वर्ड एफआईआई से थोड़ा ब्रॉडर वर्ड है, जिसके अंदर एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो तो आ जाएंगे, प्लस अदर जो फॉरेन के अंदर जो इंडिविजुअल लोग हैं जिनके पास पैसा है वो इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग भी आ जाएंगे। बिकॉज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर तो सिर्फ कंपनीज आती है बड़ी बड़ी करके, एफपीआई के अंदर कंपनीज तो आ जाएगी प्लस जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर वो भी आ जाएंगे। देन आता है डिपोजिटरीज। तुमको पता है इंडिया के अंदर अपनी दो डिपोजिटरीज है करके, एनएसडीएल एंड सीडीएस है, तो वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहती है।
फिर आता है स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी बीएससी अपने स्टॉक एक्सचेंज करके ना। अभी देखो एनएससी बीएससी के अंदर ये टॉपिक वैसे आने वाला है करके, तो उस टाइम पे उसको लूंगा करके, तो अभी इसको नहीं लेते। बेसिक एनएससी बीएससी के अंदर क्या अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे अलग अलग सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग होता है, तो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। फिर आता है तुम्हारा ब्रोकर्स। ब्रोकर्स कौन होते हैं, इनको तुम मीडिएटर्स बोल सकते हो, दलाल बोल सकते हो, ये ब्रोकर्स रहते हैं। अपनी बुक के अंदर ज्यादातर वर्ड यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं ट्रेडिंग मेंबर, ट्रेडिंग मेंबर। ठीक है, ये जान बुक के अंदर ब्रोकर बोलो या फिर ट्रेडिंग मेंबर बोलो, सेम ही चीज है राइट। अपने बुक के अंदर ज्यादा वर्ड कौन सा यूज होता है, ट्रेडिंग मेंबर, ये वर्ड यूज ज्यादा आएगा राइट। ये अभी तुमको पता ना कि शेयर्स वगैरह तुमको परचेज करने हैं, तो तुम डायरेक्टली एनएससी या फिर बीएससी पे जाके परचेज नहीं कर सकते हो, तुमको बीच के अंदर ब्रोकर चाहिए चाहिए कंपलसरी है करके, तो ये ब्रोकर्स हो गए राइट। फिर आता है कॉर्पोरेट ब्रोकर्स। कॉर्पोरेट ब्रोकर्स क्या है, जो कंपनी बना के क्या करे, अपने ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, तो वो आ जाएंगे कॉर्पोरेट ब्रोकर्स। जैसे तुम इसके अंदर एग्जांपल देखोगे तो लिख लेना थोड़ा, जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, और भी बहुत सारे अब स्टॉक्स और ये सब मोतीलाल ओसवाल और ये सब क्या हो गया, ये कॉर्पोरेट ब्रोकर्स हो गए राइट, जो कि कंपनी बना के क्या करे, ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं करके। एंड इंडिविजुअल ब्रोकर्स, ये जो ये सिर्फ ब्रोकर्स का ना, इसके अंदर चाहो तो लिख लेना, ये क्या है, इंडिविजुअल ब्रोकर्स की बात कर रहा है। इंडिविजुअल ब्रोकर्स जो कि कोई कंपनी या फिर बिजनेस बना के ऐसा नहीं करते, नॉर्मल अपना अपने का ही काम करते हैं, ठीक है ना। ये पहले के टाइम पे ज्यादा रेलेवेंट हुआ करते थे। आज के टाइम पे ज्यादातर जो ट्रेडिंग वगैरह होता है वो कॉर्पोरेट ब्रोकर्स के थ्रू होता है। फिर सब ब्रोकर्स, अगेन ये वाला भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि पहले के टाइम पे ज्यादा रेलेवेंट होता था। पहले देखो ब्रोकर्स के बाद बहुत पावर होता था, जब ऑफलाइन ट्रेडिंग होती थी, फिजिकल शेयर्स का सर्टिफिकेट का बाइंग एंड सेलिंग होता, तब की बात करूँ, ठीक है। उस टाइम पे ये सब ब्रोकर वाला कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते थे, बिकॉज ब्रोकर्स बहुत पावरफुल होते थे। एंड वो बाइंग एंड सेलिंग के लिए वो खुद थोड़ी जाएंगे कि शेयर मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए, वो अपने लिए क्या रखते थे, सब ब्रोकर्स रखते थे, जो कि उनके बिहाफ पे बाइंग एंड सेलिंग करते थे। कस्टमर्स जो उनके क्लाइंट्स थे उनको हेल्प करते थे, उनको एडवाइजरी देना, ये सब इन सब ब्रोकर्स का काम हुआ करता। आज के टाइम में इनका रोल बहुत लिमिटेड हो गया करके, ठीक है। मेनली टीयर 2 टीयर 3 इंडिया के अंदर आपको आज भी फिर भी देखने को मिलता है, बट स्टिल लिमिटेड रोल। फिर आता है पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो मैनेजर्स क्या होता है, देखो म्यूचुअल फंड, जितने भी म्यूचुअल फंड है ना, सबके अंदर तुम उनका यदि डिटेल्स देखोगे तो तुमको वहां पे एक मैनेजर का नेम लिखा होता है राइट। वो बेसिकली क्या करता है, तुम्हारा जो भी पैसा है, तुम इतना जो शेयर्स वगैरह इन सबको मैनेज करता है, तो इसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर। फिर आता है कस्टोडियंस। ये क्या होते हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स, इंडिया के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इनके लिए वो क्लियरिंग का काम, सेटलमेंट का काम, इनके लिए ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करना में हेल्प करना, ये होता है कस्टोडियंस का काम होता है right? ये कस्टोडियंस जनरली होते कौन है, जो बड़ी बड़ी बैंक्स है, एच डी एफ सी, आईसीआईसी, एसबीआई करके, इन्हीं के अंदर क्या होता है, कस्टोडियन सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है राइट। तो कस्टोडियंस कौन रहेंगे, बैंक्स रहेंगे जो कि अपनी कस्टोडियन सर्विस देते हैं ना। फिर आता है तुम्हारा रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स। ये दोनों क्या रहते हैं, आईपीओ के प्रोसेस रहता है, उसके अंदर दो एंटिटीज इन्वॉल्व रहती है करके। फिर आता है प्राइमरी डीलर्स। ये प्राइमरी डीलर्स का मतलब क्या होता है, ये वो डीलर्स होते हैं जो मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर डील करते हैं, तो वो रहेगा तुम्हारा प्राइमरी डीलर्स। क्या, डील इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, चाहो तो यहाँ पे लिख लो, डील इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है ना। फिर मर्चेंट बैंकर्स, या फिर इनको हम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ज्यादा मार्केट के अंदर ज्यादा पॉपुलर वर्ड है ये आईबी, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करके, ठीक है। मर्चेंट बैंकर्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करते क्या है, ये जब भी अगेन आईपीओस वगैरह आते हैं या फिर मर्जर एंड एक्विजिशन के ट्रांजेक्शन होते हैं, इनके अंदर एडवाइजरी देना, पूरा बिजनेस वैल्यूएशन का काम करना, बिजनेस का वैल्यू निकालना, ट्रांजेक्शन को हेल्प करना, एग्जीक्यूट करना, ये सब काम होता है ये मर्चेंट बैंकर्स का। कुछ पॉपुलर एग्जांपल आपको दूं तो जैसे जेपी मॉर्गन, जेपी मॉर्गन हुआ, मॉर्गन स्टैनली हुआ, जेपी मॉर्गन हुआ, मॉर्गन स्टैनली हुआ, अपना कोटक का कैपिटल हुआ, ठीक है। ये कुछ बड़े बड़े, गोल्डमैन सैक्स हुआ करके, ये कुछ बड़े बड़े क्या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के नेम है, जो इनके अंदर अपने को ट्रांजेक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। बहुत हैवी फीस ये चार्ज करते हैं इन ट्रांजेक्शन के लिए। एंड तुम्हारे लिए इसलिए भी रेलेवेंट होते हैं बिकॉज जो फाइनेंस का जिनको कोर नॉलेज होता है, वो इन कंपनीज के अंदर जाना उनके लिए ड्रीम होता है कि हम इन कंपनीज के अंदर समाउ जाए, बिकॉज बहुत एक तो हाई पैकेज तुमको देते हैं, काम बहुत अच्छा देते हैं करके राइट। तो अगेन तुमको पता होना चाहिए, मर्चेंट बैंकर एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर अपने लिए सेम ही चीज है करके। एंड बुक के अंदर ज्यादातर ये मर्चेंट बैंकर वर्ड यूज करता है, बट प्रैक्टिकली मैंने बताया इन्वेस्टमेंट बैंकर ज्यादा वर्ड यूज होता है। फिर आता है बैंकर टू एन इशू, अगेन ये आईपीओ के केस के अंदर अब ये एक एंटिटी इन्वॉल्व रहती है। फिर आता है डिबेंचर ट्रस्टीज करके, ये जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उनको एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना होता है। इसका काम क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनके साथ कुछ गलत नहीं, उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन आप कुछ गलत नहीं रखो,
ये काम होता है एंश्योर करना कि ऐसा गड़बड़ नहीं हो, ये काम होता है डिबेंचर ट्रस्टीज का। क्लियर है? फिर आता है तुम्हारा अंडरराइटर्स। अगेन ये भी एक एंटिटी है जो कि आईपीओ के अंदर इन्वॉल्व होती है, राइट? जब भी कंपनीज के आईपीओ आते हैं ना, तो जितने भी वो शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो उसके अंदर रूल होता है कि मिनिमम 90% तो क्या होना चाहिए कि जो शेयर्स है वो सब्सक्राइब होने ही चाहिए, ठीक है? वो बिकने ही चाहिए, राइट? वो नहीं बिकते तो तुम्हारा आईपीओ फेल हो जाएगा। तो अंडर राइटर्स का मेन काम तो होता है कि यदि कोई मान लो शॉर्टफॉल रहता है कि तुम्हारा मिनिमम क्राइटेरिया अचीव नहीं होता है, तो बाकी बचे हुए शेयर्स ये पूरा करते हैं एंड खरीदते हैं, एंड इसके लिए थोड़ा बहुत कमीशन चार्ज करते हैं वो। फिर आता है वेंचर कैपिटल फंड्स करके, राइट? ये अगेन जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, वो था फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड। ये है वेंचर कैपिटल फंड जो कि इंडिया की बात कर रहे हैं करके ना। ये इसके अंदर कौन कौन आ जाएंगे? इंडिया के अंदर बहुत सारे वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, जो कि क्या करते हैं, बड़े स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, राइट? तुमको देखो, शार्क टैंक वैसे तो इसका एक्यूरेट एग्जांपल नहीं है, बट तुम शार्क टैंक समझने के लिए लिख सकते हो कि ये क्या है, एक फंड है जो कि इनके अंदर इन्वेस्ट करता है। क्लियर है तुमको? आगे चलते हैं। फिर आता है म्यूचुअल फंड्स। ये तुम समझते ही हो करके इसमें कुछ ज्यादा बताने का है नहीं, बट अगेन जब आगे टॉपिक आएगा तो हम इसको समझेंगे। फिर आता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ठीक है? इसको यहाँ पे लिख लो कि इट इज अ टाइप ऑफ सिमिलर टू म्यूचुअल फंड, ऐसा लिख लो, सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स, ठीक है? ये इसके अंदर होता है क्या, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर बेसिकली म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है, बट ये जो म्यूचुअल फंड तो क्या करता है, शेयर्स के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर, इन सब के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। बट ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वाले ये क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल एसेट्स है, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, लैंड वगैरह हुआ, रियल स्टेट हुआ, इन सब के अंदर इन्वेस्ट करना, ये इनका काम है। आज के टाइम पे ज्यादातर म्यूचुअल फंड ही चलते हैं, ये इतना चलते नहीं है करके, ठीक है? बट स्टिल तुमको बता दिया। फिर आगे चलते, नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स एंड उनके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है। ये टॉपिक समझते हैं जरा, देखो क्या होता है। सी, तुमको पता है कि ये होलसेल डेट मार्केट, कैपिटल मार्केट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, करेंसी डेरिवेटिव, ये क्या है, अलग अलग मार्केट के सेगमेंट है। मतलब कि इसको तुम इस तरीके से समझो कि जैसे ये अपना एनएससी की बिल्डिंग है, ठीक है? इसको हम ऐसा 4 फ्लोर्स के अंदर हमने डिवाइड कर दिया, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, ये तीसरा फ्लोर और चौथा फ्लोर, 1 2 3 4, ठीक है? ये 4 फ्लोर के अंदर हमने ऐसे डिवाइड किया जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज से। और ऐसा समझो कि चारों फ्लोर पे क्या होता है ना, फर्स्ट फ्लोर पे होता है तुम्हारा होलसेल डेट मार्केट, ये वाला सेगमेंट है। सेकंड फ्लोर पे तुम्हारा कैपिटल मार्केट, ये सेगमेंट है। थर्ड फ्लोर पे ये अज्यूम करो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट है। एंड फोर्थ पे तुम ऐसा अज्यूम करो कि करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट है। हर एक फ्लोर क्या रहेगा, एक एक सेगमेंट है। अभी ये हमने अलग अलग क्यों किया, बिकॉज हर सेगमेंट पे क्या रहेगा, इनसे रिलेटेड क्या होंगे, ट्रांजेक्शन होंगे। जो तुम्हारा होलसेल डेट मार्केट वाला सेगमेंट है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या, जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड्स, डिबेंचर, ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इनका बाइंग एंड सेलिंग रहेगा इस सेगमेंट के अंदर, ठीक है? फिर कैपिटल मार्केट जो रहेगा, इसके अंदर तुम्हारा शेयर्स हुआ, वारंट्स हुआ, स्टॉक्स हुआ, इन सब का बाइंग एंड सेलिंग होता है कौन से, कैपिटल मार्केट सेगमेंट के अंदर। फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, इसके अंदर जो इसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, करेंसी डेरिवेटिव, इसके अंदर इससे रिलेटेड प्रोडक्ट का बाइंग एंड सेलिंग होएगा करके ना। इनको अलग अलग क्यों किया, उसका एक तो रीजन है कि ये ट्रांजेक्शन आपस में क्या बहुत अलग अलग नेचर के ट्रांजेक्शन, इसके लिए इनको अलग अलग किया। दूसरा, ये हर एक जो सेगमेंट बनाया, इनके अंदर बहुत सारे क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है, न्यूमरस ट्रांजेक्शन, तो इसके लिए भी इनको अलग अलग किया। थर्ड, हर एक सेगमेंट के लिए क्या होता है, जो ट्रेडिंग मेंबर होता है, जो ब्रोकर होता है, उसको अलग से रजिस्टर कराना पड़ता है, अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए हमने क्या किया, अलग अलग ये सेगमेंट्स बनाए गए। तुम्हारे बुक के अंदर 4 सेगमेंट दे रखे, प्रैक्टिकली 4 से ज्यादा सेगमेंट होते हैं करके, बट उसके अंदर हम अभी नहीं जाएंगे, राइट? जो 4 सेगमेंट है उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन डिटेल। आई होप तुमको सेगमेंट समझ आया ना। 4 सेगमेंट को ऐसे समझो, 4 अलग अलग फ्लोर है, हर सेगमेंट पे क्या होगा, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है। अलग अलग सेगमेंट क्यों बनाए, उसका रीजन दे दिया। मेन इसका सबसे मेन रीजन है कि हर एक सेगमेंट के लिए जो ट्रेडिंग मेंबर होता है, ब्रोकर होता है, उसको अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, अलग से लाइसेंस लेना होता है, राइट? और तुम नहीं, तुम्हारे पास मान लो कि लेट से सिर्फ ये होलसेल डेट मार्केट और कैपिटल मार्केट का ही लाइसेंस है ट्रेडिंग मेंबर के पास में, तो वो अपने क्लाइंट्स को सिर्फ इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट का बाइंग एंड सेलिंग ही अलाउ कर सकता है। इन दो कैटेगरी से रिलेटेड, इन दो सेगमेंट से रिलेटेड बाइंग एंड सेलिंग अलाउ नहीं कर सकता। तो अभी इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला तुम्हारा होलसेल डेट मार्केट। इसके अंदर क्या रहेगा, जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि यहाँ पे दे रखे सारे के सारे, इनका बाइंग एंड सेलिंग होता है। इसको एक बार रीड करते हैं। दिस सेगमेंट एट एनएससी commenced its operation in June 1994 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। It provides a trading platform for wide range of debt securities which include state and central government security, treasury bills, PSU bonds, corporate debentures, commercial paper, certificate of deposit, इन सब का बाइंग एंड सेलिंग क्या होगा, इस सेगमेंट के अंदर होगा, होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट के अंदर। क्लियर है तुमको ना? आगे चले इसमें, चलो। ये सब क्या है जो भी तुमने यहाँ पे डिस्कस किया ना, सब के सब क्या डेट इंस्ट्रूमेंट्स है करके, जिनके थ्रू क्या होता है, लोन लिया जाता है।
डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिनके थ्रू कंपनीज या फिर गवर्नमेंट लोन लेती है। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब आई होप अगेन रिपीट किया मैंने, क्लियर होगा। फिर आगे चलते हैं कैपिटल मार्केट सेगमेंट में। इसको हम तुम चाहो तो कैश मार्केट भी बोल सकते हो, कैपिटल मार्केट को हम कैश मार्केट भी बोलते हैं करके, बिकॉज आगे चल के ये टर्म भी यूज होएगा अपनी बुक के अंदर, और प्रैक्टिकली हम ऐसा कैश मार्केट ये वाला वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। दिस सेगमेंटेड एनएससी कमेंस इट्स ऑपरेशन 1994, देखो ये भी 1994 में, ये भी 1994 के अंदर स्टार्ट हुआ था। It offers a fully automated screen-based trading system known as a National Exchange for Automated Trading NEAT। ये वाला वर्ड याद रखना, इसका फुल फॉर्म वगैरह बहुत पूछते हैं एग्जाम के अंदर करके, right? इसका मतलब क्या होता है समझो करके। देखो ये क्या है, कैपिटल मार्केट सेगमेंट है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग किसका होता है, इक्विटी शेयर्स का, वारंट्स का, डिबेंचर्स का, इन सब का बाइंग एंड सेलिंग होता है, राइट। पहले मैं यहाँ पे दो चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। पहला तो वारंट्स वर्ड का, इक्विटी शेयर्स तुमको सबको पता है। वारंट्स क्या होते हैं, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर क्या, शेयर्स का परचेज करने का अग्रीमेंट होता है, बट ये परचेज कभी होगा, फ्यूचर डेट पे होगा, प्राइस क्या होगा वो हम आज डिसाइड करते हैं। ये इस टाइप के अग्रीमेंट्स होते हैं। प्रैक्टिकली इंडिया के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, वारंट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बट यदि एग्जिस्ट करते तो इनका बाइंग एंड सेलिंग इस मार्केट के अंदर तुम कर सकते हो, जैसे मैंने बोला प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फिर आता है, देखो ये डिबेंचर वर्ड का तुमको बताना जरूरी है। डिबेंचर तुम देखो, क्योंकि बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि डिबेंचर क्या है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। डिबेंचर को इश्यू करके कंपनीज क्या करती है, लोन लेती है। बट हम तो यहाँ पे कैपिटल मार्केट सेगमेंट पढ़ रहे हैं, तो डिबेंचर को तो यहाँ पे आना चाहिए ना, होलसेल डेट मार्केट में। देखो यहाँ पे भी दिया इसने, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स यहाँ पे वर्ड यूज किया और यहाँ पे वर्ड यूज किया डिबेंचर। दोनों, पहली बात तो यदि तुमको लग रहा है अलग अलग है तो नहीं, दोनों सेम ही चीज है। कॉर्पोरेट डिबेंचर एंड डिबेंचर्स दोनों सेम चीज है। तो इनको अलग अलग दोनों जगह पे क्यों दिया, तो उसका रीजन समझना। ये डिबेंचर का जो नेचर होता है वो होता है कैपिटल नेचर का, ये होता है, राइट। कैपिटल का मतलब होता है कि जब लॉन्ग टर्म के लिए तुम पैसा रेज करते हो, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो वो कैपिटल मार्केट के अंदर क्लासिफाई करते हैं। इसके लिए तुम देखो, जो मैंने फर्स्ट क्लास तुमको लिखा है उसके अंदर कैपिटल मार्केट के अंदर मैंने तुमको शेयर मार्केट और डेट इंस्ट्रूमेंट्स वाले ये भी लिखा है करके, राइट। तो डिबेंचर इस वजह से आया बिकॉज ये कैपिटल मार्केट्स का नेचर का है, बट इसका बाइंग एंड सेलिंग कहाँ पे होता है, ये डेट मार्केट वाले सेगमेंट में होगा। आई तुमको ये क्लियर कर लेना, ये यहाँ पे दिया, चाहो तो यहाँ पे काट भी देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। बाइंग एंड सेलिंग इसका क्या होगा, यहाँ पे होलसेल डेट मार्केट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तुमको क्लियर है यहाँ पे तुम्हारा कैपिटल मार्केट वाले सेगमेंट में किन किन चीजों का बाइंग एंड सेलिंग होता है। मेनली तो तुमको याद रखना है, इक्विटी शेयर का यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होता है, वारंट्स प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते, एंड डिबेंचर्स का बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे होता है। क्लियर, चलो अभी इस लाइन को समझते हैं करके। देखो कैपिटल मार्केट सेगमेंट के अंदर जो पूरा ट्रेडिंग होता है वो कैसे ट्रेडिंग होता है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, मतलब कि एक डिजिटल सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू ट्रेडिंग होता है, राइट। जो भी जितने भी अपने वर्ल्ड के अंदर जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे एनएससी हो, चाहे बीएससी हो, चाहे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो, या फिर कोई भी S&P 500 स्टॉक एक्सचेंज हो, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, और यदि वो क्या करते हैं, डिजिटल सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं फॉर ट्रेडिंग, फॉर बाइंग एंड सेलिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम यूज करते हैं यदि वो डिजिटली बाइंग एंड सेलिंग अलाउ करते हैं तो, ठीक है। नाउ हर एक स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, उसके लिए वो अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करता है। अपने इंडिया के अंदर जो एनएससी जो सॉफ्टवेयर यूज करता है उसका नाम है नीट, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। ये वाला सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर रहेगा करके, ठीक है। इसको एसबीटी भी बोलते हैं करके, ये स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है ना, इसको एसबीटी भी बोलते हैं। आगे करके ये टॉपिक आने वाला तो वापस उसके अंदर मैं रिपीट करूंगा, बट अभी आई होप आपको क्लियर है। चले आगे। ओके, ये इसके ऊपर नीट वाला इसको स्टार मार्क कर लें, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है। नाउ फिर थर्ड वाला, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। दिस सेगमेंट प्रोवाइड्स ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स लाइक इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स, एंड कमेंस इट्स ऑपरेशन इन जून 2000 के अंदर इन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था। नाउ तुमको याद है कि मैंने फर्स्ट क्लास में क्या एक्सप्लेन किया था, एक होता है डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, मीनिंग वापस एक बार क्लेरिफाई कर दो क्योंकि मेरे को पता है तुम भूल चुके हो। डेरिवेटिव मार्केट होता है जहां पे सट्टेबाजी होती है वगैरह, जहां पे बैटिंग होती है। अगेन ये अभी समझने के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअल में इनके अंदर और भी बहुत सारी डिटेल्स जो कि हम जब डेडिकेटेड 2 चैप्टर्स आएंगे तभी डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए डेरिवेटिव्स को तुम ऐसा याद रखो कि डेरिवेटिव क्या होता है, बैटिंग के कॉन्ट्रैक्ट होता है, सट्टे के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, राइट। जहां पे हम क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं, जैसे कि फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड फॉरवर्ड, ये 3 इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, राइट। शेयर मार्केट में जो जिन जिन इंस्ट्रूमेंट्स को हम ट्रेड करते हैं, सिर्फ 2 होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, इनको हम ट्रेड करते हैं। नाउ डेरिवेटिव के अंदर मैंने एक और चीज एक्सप्लेन किया था, डेरिवेटिव क्या था, शर्त के कॉन्ट्रैक्ट तो बैटिंग के कॉन्ट्रैक्ट, जो कि तुम किसी भी चीज पे कर सकते हो। हमने एग्जांपल के लिए क्रिकेट मैच के अंदर ऊपर डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट किया था, शर्त का कॉन्ट्रैक्ट किया था, राइट। बट
फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कोई क्रिकेट के मैच के ऊपर थोड़ी ना डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट किस पे बनते हैं? मेनली इंडेक्स के ऊपर एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर। ठीक है, इंडिविजुअल स्टॉक्स का क्या मतलब है? रिलायंस के ऊपर, आईटीसी के ऊपर, इन्फोसिस के ऊपर, इनके तो ऊपर तुम क्या कर सकते हो? डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। डेरिवेटिव के अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं? फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, इन दोनों के तुम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। स्टॉक्स पे भी बना सकते हो, इंडेक्स के ऊपर भी तुम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। क्लियर है क्या? बट अगेन तुमको क्लैरिफाई कर देता हूँ, जिसके अंदर डेरिवेटिव वाला चैप्टर बहुत डिटेल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जब चैप्टर आएगा। अभी के लिए थोड़ा बहुत ये समझ के रखो, आई थिंक इतना नॉलेज काफी है अभी के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट है, देखो ये भी क्या है? डेरिवेटिव का ही एक सेगमेंट है। मैंने बोला डेरिवेटिव तुम किसी भी चीज पे बना सकते हो, स्टॉक्स के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर और करेंसीज के ऊपर भी बना सकते हो। करेक्ट? अभी आप देखो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी तुम क्या कर सकते हो? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। करेंसी के ऊपर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाओगे? कि इसका प्राइस, करेंसी का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी सेम इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला, इस तरीके से तुम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। सबका अपना अपना यूज केस होता है, कुछ स्पेक्युलेटिव, कुछ कंपनीज को डेडिकेटेडली अपने ऑपरेशंस के अंदर यूज आता है। बट वो बात के डिस्कशन है, अभी के लिए नहीं करेंगे। तो इसको एक बार रीड करते हैं ना। देखो पहली बात तो करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट को अलग से क्यों बनाया? यहाँ पे क्या होता है? करेंसीज का बाइंग एंड सेलिंग होता है। एंड इसको अलग से इसलिए बनाया बिकॉज इट अपने आप के अंदर बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, इसके लिए इसको अलग से बना दिया। This segmented NSE commenced its operation on 29th August 2008 को। ये कभी स्टार्ट हुआ था? 2000 के अंदर। ये हुआ था 2008 के अंदर। With the launch of currency futures trading in US dollar and INR, USD and INR। इसको स्टार मार्क करना, अगेन इस पे क्वेश्चन आता है। करेंसी डेरिवेटिव का एक और स्पेशल फीचर होता है, यहाँ पे हमेशा पेयर के अंदर ट्रेडिंग होता है, मतलब मिनिमम दो करेंसीज का यहाँ पे इन्वॉल्व होना जरूरी है। पहला पेयर कौन सा था? दैट वाज यूएस डॉलर एंड इंडियन रुपीज है। राइट? अपना इंडिया का करेंसी आईएनआर इज बेसिकली इंडियन रुपीज एंड यूएस डॉलर इज यूएस का करेंसी। ये दोनों का पहला पेयर था जिसका यहाँ पे हमने ट्रेडिंग अलाउ किया था। राइट? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है पहला पेयर कौन सा था, तुमको पता होना चाहिए। उसके बाद तो हमने जैसे यूरो आईएनआर है, पाउंड स्टर्लिंग एंड आईएनआर है, जापानीज येन एंड आईएनआर है, इन सब के लिए भी हमने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अवेलेबल कराए। ओके, फिर फरवरी 2010 के अंदर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, जो इंटरेस्ट रेट था उसके ऊपर भी हमने डेरिवेटिव अलाउ किया, फ्यूचर्स को अलाउ किया। मतलब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इस तरीके का तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। was another product made available for trading segment for trading on this segment with effect from 31 अगस्त 2009 से हमने अलाउ कर दिया। तो तुमको चारों सेगमेंट समझ आए कौन कौन से सेगमेंट है? पहला होलसेल डेट मार्केट, जिसके अंदर डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब जिसके थ्रू लोन लेते हैं, उनका बाइंग एंड सेलिंग होता है। फिर आता है कैपिटल मार्केट, जिसको हम कैश मार्केट सेगमेंट भी बोलते हैं करके, जहाँ पे मेनली इक्विटी शेयर्स का क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग होता है। फिर थर्ड अपना था कि डेरिवेटिव सेगमेंट करके, राइट? जिसके अंदर तुम्हारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, ये क्या होता है? दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे कि तुम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। अभी डेरिवेटिव होते किसके अंदर यहाँ पे? तो तुम्हारे शेयर्स के ऊपर, मतलब शेयर्स और स्टॉक सेम ही चीज है, ठीक है? शेयर्स या फिर स्टॉक्स के ऊपर एंड इंडेक्स के ऊपर। इंडेक्स क्या है? जैसे एनएससी के केस में निफ्टी 50, बीएससी के केस में सेंसेक्स, ये इंडेक्स है। इनके ऊपर तुम क्या कर सकते हो? डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, राइट? बेसिकली तुम प्रिडिक्शन लगाते हो कि ये इंडेक्स है वो ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है, इस तरीके के तुम काम करते हो, राइट? नाउ आगे चले। फिर आता है लास्ट वाला करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट, जहां पे करेंसीज जो कि पेयर के अंदर ट्रेडिंग होता है, मिनिमम दो करेंसी होना चाहिए, उनका यहाँ पे ट्रेडिंग होता है, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर भी इन्वॉल्व होता है, मतलब इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी तुम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं इसके अंदर ना। अभी तो अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस रिफॉर्म्स इन इंडियन सिक्योरिटी मार्केट। बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग छोटे छोटे इसके अंदर टॉपिक बेसिकली इन्वॉल्व लेकर के वन बाय वन इनको डिटेल में पढ़ना है। बिकॉज तुम देखो सिक्योरिटी मार्केट बहुत सालों से चले आ रहे हैं, राइट? तो ओवर द ईयर चीजों को बहुत सारा इन्होंने इंप्रूव किया है करके, बहुत अच्छे काम किए करके, तो बेसिकली उसके बारे में बताना चाह रहा है। तुमको थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता होना चाहिए, क्या कैसे अपना पहले कैसे हुआ करता था, फिर इनको कैसे इंप्रूव किया, आज के टाइम पे क्या सिस्टम है, ये सब अपने को थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो वही यहाँ पे अपने को करना है, और कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे एक्सप्लेन किए जाएंगे। Now, over a period, the Indian security market has undergone remarkable changes and grown exponentially, particularly in terms of resource mobilization, intermediaries, and number of listed stock exchange, market capitalization, turnover, investor population। ये जो इतने सारे जो नेम्स इन्होंने बताए ना यहाँ पे, इन सब चीजों के अंदर बोल रहे हैं बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। The following paragraph lists principal reform measures undertaken since 1992। मतलब कि 1992 से लेके अब तक जितने भी रिफॉर्म्स हुए, उन सबको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। वो कौन से प्रिंसिपल रिफॉर्म? मतलब बड़े बड़े रिफॉर्म। नाउ
सबसे बड़ा रिफॉर्म अकॉर्डिंग टू मी वाज हैपेंड इन 1992, जब इन्होंने क्या किया, सेबी को एस्टेब्लिश किया। सेबी इज योर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। इसको एस्टेब्लिश किया। इसको क्यों एस्टेब्लिश किया? ताकि पूरा जो तुम्हारा शेयर मार्केट होता है करके, राइट, स्टॉक मार्केट है, जो पूरे स्टॉक एक्सचेंज है, इसको रेगुलेट किया जा सके, इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं। सेबी के आने से पहले बहुत सारे, तुमको पता है, मार्केट के अंदर इनएफिशिएंसीज थी, बहुत सारे फ्रॉड्स वगैरह होते थे। हर्षद मेहता स्कैम भी तुम्हारा सेबी के आने से पहले हुआ था करके। तो ये इन चीजों को हटाने के लिए, इन चीजों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सेबी को एस्टेब्लिश किया था। सेबी को एस्टेब्लिश किसने किया? गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया, और उसके लिए एक डेडिकेटेड एक्ट लेके आएगा, सेबी एक्ट 1992। सेबी एक्ट लेके आएगा, सेबी एक्ट 1992, और उसके थ्रू सेबी को एस्टेब्लिश किया, जिसके अंदर सेबी के रूल्स बताया कि आपको क्या क्या काम करना है, इनके क्या पावर्स रहेंगे, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इस एक्ट के अंदर ये सारी चीजें बता रखी है, राइट। नाउ सेबी क्या है? सेबी इज अ मार्केट रेगुलेटर, मतलब मार्केट से रेगुलेटर का मतलब मार्केट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, ठीक है। नाउ क्रिएशन ऑफ मार्केट रेगुलेटर, सेबी व्हिच इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर सेबी एक्ट 1992 विद द मेन ऑब्जेक्टिव। इसका मेन ऑब्जेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? ये वाला टॉपिक, इसको, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, विद मेन ऑब्जेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इसके ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्या था, सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर सेबी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो तीन इसके ऑब्जेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? पहला, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, ठीक है, कि जो भी इन्वेस्टर्स है, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कोई इनके साथ कोई फ्रॉड नहीं करे, राइट, इनकी जो स्टॉक्स है इनके साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं करे, इनको किसी तरीके से नुकसान नहीं होगा करे। इसको, ये जिम्मेदारी किसका है? सेबी का। इसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। तुमने देखा होगा कि तुम देखोगे करके, जब तुम ऐसा स्टॉक का पहली बार जब किसी ऐप को डाउनलोड करते हो, जीरो या फिर एंजल वन, और उसके अंदर एंटर करोगे, तुमको एक वार्निंग आता है। क्या वार्निंग आता है? कि 9 आउट ऑफ 10 इन्वेस्टर्स लूज देयर मनी इन डेरिवेटिव्स। जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, इनके अंदर 9 आउट ऑफ 10, 90% से ज्यादा लोग क्या करते हैं, अपना पैसा लूज करते हैं। और भी उसके अंदर कोई डिटेल्स आता है। ये वार्निंग कौन देता है? सेबी देता है। तुमने जो म्यूचुअल फंड का एडवर्टीजमेंट सुना होगा, उसके अंदर वो लाइन आता है ना, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये लाइन कौन बोलता है? सेबी बोलता है कि तुमको अपने एडवर्टीज के अंदर क्या करना है, ये लाइन इंक्लूड करना ही है करके। क्लियर है? तो ये सेबी का काम होता है कि इन्वेस्टर लोगों के इंटरेस्ट को थोड़ा प्रोटेक्ट करके चलना। सेकंड काम होता है प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, मतलब कि जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको डेवलप करना, उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी लेके आना, नए नए उसके अंदर सिस्टम लेके आना, जिससे कि मार्केट को डेवलप किया जा सके। ये काम भी इसका क्या होता है प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। नाउ थर्ड, रेगुलेटिंग द सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, ब्रोकर से रिलेटेड, इन्वेस्टर से रिलेटेड, इन कंपनी से रिलेटेड, इन सब के रिलेटेड क्या करेगा? सेबी रूल्स बनाता है। आईपीओ के रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड रूल्स कौन बनाएगा? सेबी बनाएगा, ताकि इनको क्या कर सके, स्टॉक मार्केट्स को हम रेगुलेट कर सके। रेगुलेट करने का मतलब लोग काफी गलत समझते हैं। रेगुलेट करने का ये मतलब नहीं है कि बहुत रिस्ट्रिक्ट करना, नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, ताकि सब कुछ क्या हो सके, प्रॉपर तरीके से काम हो सके, लोग अपने मन मर्जी से काम नहीं करें। ये इसका मतलब होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक दो टॉपिक और लेते हैं ना। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जितने भी स्टॉक एक्सचेंज क्या करते हैं, यदि वो किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं फॉर ट्रेडिंग एंड फॉर ट्रेडिंग वगैरह इन पर्पसेस के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो लोग स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग को यूज कर रहे हैं। अपने इंडिया के अंदर एनएससी कौन सा स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम को यूज करता है? तो दैट इज अपना नीट, ठीक है, यहाँ पे दिया है ना। हम्म, होना तो चाहिए, अभी लाइन पढ़ेंगे तो उसका समझ आएगा। इंडिया के अंदर एनएससी कौन सा यूज करता है? एनएससी यूज करता है नीट को, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। ये अपना सॉफ्टवेयर अपना एनएससी यूज करता है। अब इसको रीड करता है। प्रायर टू सेटिंग अप ऑफ एनएससी, ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज बेस्ड ऑन ओपन आउटक्राई सिस्टम। अगेन इस वर्ड को भी अंडरलाइन करना, क्वेश्चन आता है करके, ठीक है। नाउ एनएससी के एस्टेब्लिश होने से पहले, एनएससी तो बहुत बाद में आया, उससे पहले कितने सारे स्टॉक एक्सचेंज करते थे, ठीक है। तो उन स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर क्या होता था, जो ट्रेडिंग होता था, ट्रेडिंग का मतलब होता बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रेडिंग का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो वो होता है तुम्हारा ओपन आउटक्राई सिस्टम के थ्रू, जिसका क्या मतलब है समझो। तुमने वो यदि हर्षद मेहता वाला स्कैम वाला वो सीरीज देखा करके, तो उसके अंदर वो स्टार्टिंग वाले एपिसोड में देखा होगा कि वो एक बीएससी के अंदर जाते हैं, वहां पे एक रिंग टाइप बना होता है, एंड लोग वहां पे चिल्ला रहे होते हैं कि ये शेयर खरीद लो, ये शेयर बेच रहे होते हैं, इस तरीके चिल्ला चिल्ला के खरीदना बेचना। इसी को हम क्या बोलते थे? ओपन आउटक्राई सिस्टम। जहाँ पे बेसिकली क्या होता था, जो स्टॉक एक्सचेंज होता था उसके अंदर एक रिंग होता था, रिंग मतलब एक सर्कल वाला एरिया होता था, राइट, जहाँ पे सारे के सारे ब्रोकर्स वगैरह आते थे, एंड वो अपना जो भी बाई करना होता था, सेल करना होता था,
वो वहां पे चिल्ला चिल्ला के वो बाइंग एंड सेलिंग करते थे करके, राइट। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते थे, ओपन आउटक्राई सिस्टम बोलते थे। बट जब एनएससी आया तो उसने बोला कि नहीं, अभी हम ऐसा बाइंग एंड सेलिंग नहीं करेंगे, एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, इसके थ्रू लोग डिजिटली बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, राइट। तो ये इसका पूरा स्टोरी था। द सिस्टम वाज इनएफिशिएंट, ये ओपन आउटक्राई वाला सिस्टम क्या था, इनएफिशिएंट था, टाइम कंज्यूमिंग था, बिकॉज ऑफ इट्स इनएबिलिटी टू प्रोवाइड इमीडिएट मैचिंग ऑफ और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रेड। जो भी ट्रेड्स होते थे वो इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे, मैच नहीं हो पाता था, बहुत ज्यादा टाइम लगता था, इनएफिशिएंट होता था, बहुत गड़बड़े होती थी, राइट। नाउ इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब चीजें थोड़ी फटाफट होकर के, राइट, उसके अंदर बहुत टाइम लगता था, सॉफ्टवेयर के अंदर इमीडिएटली वो काम हो जाता है। एंड प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, लिक्विडिटी का मतलब क्या है, कि लिक्विडिटी वर्ड का मैंने मीनिंग तुमको एक्सप्लेन किया था, किसी भी एसेट को तुम कितना जल्दी बेच के पैसा वसूल कर सकते हो, दैट इज लिक्विडिटी। उस वाले सिस्टम के अंदर बहुत टाइम लगता था ये बाय एंड सेल करने के लिए। आज के टाइम पे तुम एक सेकंड में शेयर को परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, वेरी इजी, ठीक है। तो लिक्विडिटी तुमको यहाँ पे मिलता है। एंड ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर सिस्टम के अंदर काम होता है, तो ट्रांसपेरेंसी रहता है। वहां पे बड़ा गड़बड़ होता था, कोई बोलता है मैंने तो खरीदा ही नहीं, मैंने बेचा ही नहीं, वहां पे वही चलता रहता है। NSE introduced a nationwide online, fully automated screen-based trading system on a capital market segment on November 3, 1994। NSE ने क्या किया, एक फुल्ली स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम क्या था, नीट। ये यहाँ पे लिख लेना, बिकॉज तुमको बाद में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा क्या था। तो यहाँ पे जो इन्होंने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था नीट, और ये कहाँ पे, क्या कैपिटल मार्केट वाले सेगमेंट में। क्या जो होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट है, डेरिवेटिव सेगमेंट है, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट है, उनके अंदर भी ये वाला इंट्रोड्यूस किया गया, नहीं। सबसे पहले हुआ था ये कैपिटल मार्केट वाले सेगमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। आज के टाइम में हालांकि सारे सेगमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया, बट उस टाइम पे सबसे पहले किसके अंदर हुआ था, कैपिटल मार्केट सेगमेंट के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया था करके। आई होप तुमको क्लियर है, सीएम सेगमेंट इज कैपिटल मार्केट सेगमेंट, राइट। नाउ अभी देखो ये वाला टॉपिक इसके अंदर थोड़ा एक्सप्लेनेशन का रहेगा करके, तो इसको मे बी नेक्स्ट क्लास के अंदर लेते हैं। आज की क्लास के लिए अपना इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक लेंगे जिसके अंदर अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन अपने को नीड रहेगा, ठीक है। बिकॉज तुमने यदि पढ़ा होगा ऑलरेडी, तुमको समझेगा इसमें कितना कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन सारा हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।